क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल सा बच्चा कैसे वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट बन जाता है? ना कोई जीनियस टैग, ना बचपन से ट्रॉफीज, बस क्यूरियोसिटी, पेशेंस और सही गाइडेंस। तो वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि साइंस लैब से नहीं बल्कि क्वेश्चन से शुरू होती है। ये चैप्टर लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर थे और साइंस के बारे में और रियल लाइफ स्टोरीज लिखने के लिए जाने जाते थे। ये कहानी रिचर्ड ई ब्राइट की है, जो सिर्फ 22 साल का था जब उसने साइंटिफिक वर्ल्ड को शॉक कर दिया। उसने सेल्स के काम पर एक नई थ्योरी दी जो एक इंटरनेशनल लेवल साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुई। ये काम यूजुअली सिर्फ एक्सपीरियंस साइंटिस्ट का होता है, कॉलेज स्टूडेंट्स का नहीं। लेकिन ये अचीवमेंट अचानक नहीं आई। इसके पीछे सालों की क्यूरियोसिटी, पेशेंस और एक सिंपल चीज थी, बटरफ्लाइज। और ये दिखाने के लिए राइटर हमें टाइम में पीछे ले जाता है ताकि हम इस पूरी जर्नी को समझ सकें। रिचर्ड ई ब्राइट एक ओनली चाइल्ड था और जिस जगह पर वो बड़ा हो रहा था वहां करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। फुटबॉल या बेसबॉल जैसे गेम्स टीम के बिना पॉसिबल नहीं होते, और क्योंकि वो ओनली चाइल्ड था उसके पास साथ खेलने के लिए भी कोई नहीं था। लेकिन रिचर्ड ने अपनी सिचुएशन को प्रॉब्लम नहीं बनाया। उसने एक काम ढूंढ लिया जो अकेले भी किया जा सकता था, चीजों को कलेक्ट करना। रिचर्ड ने किंडरगार्टन से ही सीरियसली कलेक्ट करना शुरू किया। उसने बटरफ्लाइज कलेक्ट की, उसने रॉक्स, फॉसिल्स और कॉइन्स भी इकट्ठे किए। उसने एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट दिखाया और कई बार पूरी रात सितारे ऑब्जर्व किए। रिचर्ड के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और थी, वो थी एक मदर जो उसके इंटरेस्ट को सीरियसली लेती थी। वो उसे ट्रिप्स पर ले जाती थी और टेलीस्कोप्स और माइक्रोस्कोप्स जैसे टूल्स दिलवाती थी, ताकि जो क्यूरियोसिटी है वो बस एक्साइटमेंट ना रहे बल्कि लर्निंग बन जाए। और यहीं से समझ आता है कि साइंटिस्ट सिर्फ दिमाग से नहीं बनते, इन्वायरमेंट भी उतना ही मैटर करता है। रिचर्ड की मदर बताती है कि स्कूल जाने से पहले वो ही उसकी सबसे बड़ी कंपेनियन थी। स्कूल के बाद भी वो उसके लिए फ्रेंड्स अरेंज करती थी ताकि वो अकेला ना रहे। और जब रिचर्ड 3rd ग्रेड में था तब उसके फादर नहीं रहे, तो रिचर्ड की माँ ही उसकी पूरी दुनिया बन गई। इस क्लोज बॉन्डिंग ने रिचर्ड को इमोशनल सपोर्ट और स्टेबिलिटी दी। रिचर्ड और उसकी मदर लगभग हर शाम साथ बैठते थे, और अगर रिचर्ड फ्री होता था तो उसकी मदर उसे कोई सीखने वाला काम दे देती थी। ये प्रेशर नहीं था, क्योंकि रिचर्ड खुद सीखना चाहता था। रिचर्ड सिर्फ कलेक्ट नहीं करता था, वो आइडेंटिफाई करता था। 2nd ग्रेड तक उसने अपने एरिया की सारी 25 बटरफ्लाई स्पीसीज कलेक्ट कर ली थी। इस लिस्ट में मोनार्क, वाइसरॉय और पेंटेड लेडी जैसी बटरफ्लाइज भी थी। रिचर्ड कहता है कि शायद इस पॉइंट पर उसका बटरफ्लाई कलेक्शन खत्म हो जाता, लेकिन फिर उसकी मदर ने उसे एक चिल्ड्रंस बुक दिलाई, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इस बुक में बताया गया था कि मोनार्क बटरफ्लाइज सेंट्रल अमेरिका तक माइग्रेट करती हैं। ये बुक उस यंग कलेक्टर के लिए साइंस की दुनिया का दरवाजा बन गई। बुक के एंड में लोगों को बटरफ्लाई माइग्रेशन रिसर्च में हेल्प करने के लिए कहा गया था। रिचर्ड की मदर ने डॉक्टर ऑर्क्यू हार्ट को लेटर लिखा और रिचर्ड बटरफ्लाई के विंग्स पर टैग लगाने लगा। जो भी बटरफ्लाई मिलती उसका टैग रिसर्च के लिए भेजा जाता था। रीडिंग नाम के एरिया में बटरफ्लाई सिर्फ लेट समर के 6 वीक्स तक मिलती थी। एक एक बटरफ्लाई पकड़ने से ज्यादा कलेक्शन पॉसिबल नहीं थी, इसलिए रिचर्ड ने बटरफ्लाइज को खुद ही रेज करना शुरू कर दिया। वो मोनार्क के एग्स लेकर उन्हें बेसमेंट में बड़ा करता था और फिर उन्हें टैग कर फ्री छोड़ देता था। कुछ सालों तक उसका बेसमेंट हजारों मोनार्क से भरा रहा। टाइम के साथ रिचर्ड का बटरफ्लाई टैगिंग में इंटरेस्ट कम हो गया। काम टीडियस था और फीडबैक भी बहुत कम मिलता था। सालों में सिर्फ 2 टैग बटरफ्लाई वापस मिली, और वो भी ज्यादा दूर नहीं गई थी। 7th ग्रेड में रिचर्ड ने पहली बार रियल साइंस का टेस्ट लिया, जब उसने कंट्री साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और हार गया। उसका प्रोजेक्ट फ्रॉग टिश्यूज के माइक्रोस्कोप स्लाइड्स पर बेस्ड था। हारने के बाद उसने रियलाइज किया कि विनर्स ने सिर्फ डिस्प्ले नहीं बनाया था, उन्होंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। यहीं से रिचर्ड को समझ आया कि रियल साइंस दिखाने से नहीं, एक्सपेरिमेंट करने से होती है। इसी पॉइंट पर रिचर्ड के अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्लियरली दिखने लगी। उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर के साइंस फेयर के लिए उसे रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। उसने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया चूज किया, इंसेक्ट्स, जिनके साथ वो सालों से काम कर रहा था। आइडियाज के लिए वो डॉक्टर अर्क्यू हार्ट को लेटर लिखता है और वो उसे सजेशन भी देते हैं। यही एक्सपेरिमेंट्स उसे पूरे हाई स्कूल तक बिजी रखते हैं और कंट्री से लेकर इंटरनेशनल साइंस फेयर्स तक उसे प्राइजेस दिलाते हैं। 8th ग्रेड में रिचर्ड ने कैटरपिलर्स की डेडली वायरल डिजीज का कॉज ढूंढने की कोशिश की। उसने कैटरपिलर्स को बीटल्स के साथ रख के एक्सपेरिमेंट किया। क्लियर रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन उसने एक्सपेरिमेंट ऑनेस्टली ट्राई किया था। इस बार वो जीत गया। अगले साल रिचर्ड ने एक नई थ्योरी टेस्ट की। थ्योरी ये थी कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क्स की कॉपी करती हैं, क्योंकि मोनार्क बर्ड्स को पसंद नहीं होती। इसलिए अगर वाइसरॉय मोनार्क जैसी दिखें तो बर्ड्स उन्हें भी नहीं खाती। रिचर्ड ने टेस्ट किया कि क्या बर्ड्स मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती हैं। उसने देखा कि स्टार्लिंग बर्ड नॉर्मल फूड नहीं खा रही थी, लेकिन मोनार्क बटरफ्लाइज खा गई।
इस प्रोजेक्ट के लिए रिचर्ड को जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज और कंट्री साइंस फेयर में ओवरऑल थर्ड प्राइज मिला। हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड ने एक नया रिसर्च शुरू किया। उसका क्वेश्चन ये था कि मोनार्क प्यूपा पर जो 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं उनका काम क्या है। लोग सोचते थे कि ये सिर्फ डेकोरेशन है, लेकिन रिचर्ड ने एक पार्टनर के साथ प्रूव किया कि ये स्पॉट्स एक इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए वो कंट्री फेयर में फर्स्ट आया और जब इंटरनेशनल साइंस फेयर में गया वहां उसने जूलॉजी में थर्ड प्राइज जीता। उसे समर के टाइम में वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एंटोमोलॉजी लैब में काम करने का मौका भी मिला। जूनियर ईयर में रिचर्ड का प्रोजेक्ट इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट आया और उसे आर्मी लैब में काम करने का मौका मिला। सीनियर ईयर में उसने प्रूव किया कि बटरफ्लाई विंग सेल सिर्फ तब डेवलप होते हैं जब उन्हें गोल्ड स्पॉट्स का हार्मोन मिलता है। इस प्रोजेक्ट के लिए उसने जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज जीता और ग्रेजुएशन के बाद उसने आर्मी की लैब में और यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लैब में रिसर्च की। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन ईयर के बाद वाली समर में रिचर्ड फिर से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लेबोरेटरी गया। वहां उसने एडवांस लैब इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से गोल्ड स्पॉट्स से निकलने वाले हार्मोन पर और रिसर्च की। जूनियर ईयर में लगभग एक साल बाद रिचर्ड को एक नया आइडिया आया। यह आइडिया उसे उस वक्त आया जब वो हार्मोन की केमिकल स्ट्रक्चर के एक्सरे फोटोज देख रहा था। उसने कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उसे लगा कि ये फोटोज और उसके इंसेक्ट हार्मोन के फाइंडिंग्स मिलकर बायोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। वो ये था कि सेल्स कैसे अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड करते हैं। उसने दिखाया कि डीएनए सेल के न्यूक्लियस में होता है और वही डिसाइड करता है कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होगा, जिसकी वजह से उसे ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। रिचर्ड और उसके रूममेट जेम्स आर वोंग ने मिलकर पूरी रात मॉलिक्यूल्स के ड्राइंग्स और मॉडल्स बनाए। बाद में दोनों ने मिलकर अपनी थ्योरी पर एक रिसर्च पेपर लिखा। रिचर्ड हार्वर्ड से हाईएस्ट ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुआ। उसने अपनी क्लास में 1510 बच्चों में से सेकंड रैंक ली और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्चर बना। वहां उसने अपनी सेल थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए। अगर ये थ्योरी सही प्रूव होती है तो ये लाइफ प्रोसेसेस को समझने में एक बड़ा स्टेप हो सकती है और फ्यूचर में कैंसर जैसे डिजीजेस को प्रिवेंट करने में भी मदद कर सकती है। और ये सब शुरू हुआ हाई स्कूल में पूछे गए एक सिंपल क्वेश्चन से। हाई स्कूल में मोनार्क प्यूपा के गोल्ड स्पॉट्स पर पूछा गया एक सिंपल सा क्वेश्चन आखिरकार रिचर्ड को सेल लाइफ की थ्योरी तक ले गया। रिचर्ड ई ब्राइट सिर्फ साइंस में ही अच्छा नहीं था, उसके और भी काफी इंटरेस्ट थे, डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कैनोइंग और फोटोग्राफी। हाई स्कूल में वो स्ट्रेट ए स्टूडेंट था, इसीलिए उसने अपनी एनर्जी डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस जैसे क्लब में लगाई। वहीं उसे एक टीचर मिले, मिस्टर वी हेरर, जिन्होंने उसकी सोच को और ओपन किया। रिचर्ड कम्पेटिटिव था, लेकिन सिर्फ जीतने के लिए नहीं, वो बेस्ट काम करना चाहता था, सही रीजंस के लिए। और यही क्वालिटीज, शार्प माइंड, क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन एक साइंटिस्ट को शेप करती हैं। यहाँ ये कहानी खत्म होती है। अब थोड़ा सा थीम समझ लेते हैं। सबसे पहला थीम है क्यूरियोसिटी एंड लव फॉर लर्निंग। रिचर्ड बचपन से ही सवाल पूछता था। बटरफ्लाइज कलेक्ट करना सिर्फ हॉबी नहीं थी, बल्कि साइंस को समझने का तरीका था। दूसरा थीम है हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन रिचर्ड ने कभी गिव अप नहीं किया। फेलियर्स ने उसे और बेटर बनाया। तीसरा थीम है रोल ऑफ गाइडेंस एंड सपोर्ट। उसकी मदर और टीचर्स ने हमेशा उसकी क्यूरियोसिटी को एनकरेज किया। सही सपोर्ट ने उसके टैलेंट को डायरेक्शन दी। और लास्ट है साइंटिफिक थिंकिंग। रिचर्ड सिर्फ चीजें याद नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था, एक्सपेरिमेंट करता था और प्रूफ ढूंढता था। अब बात करते हैं रिचर्ड ई ब्राइट के कैरेक्टर स्केच की। रिचर्ड एक क्यूरियस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। वो हार्ड वर्किंग और डिटरमिनेट था और फेलियर से घबराता नहीं था। उसकी सोच साइंटिफिक थी, हर चीज का रीजन जानना चाहता था। साथ ही वो लकी था कि उसे अपनी मदर और टीचर्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। ये सब क्वालिटीज मिलकर रिचर्ड को एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाती हैं। इस स्टोरी का सेंट्रल आइडिया ये है कि साइंटिस्ट बनने के लिए सिर्फ इंटेलिजेंस काफी नहीं होती। क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, सही गाइडेंस और फेलियर से सीखने की आदत एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी ग्रेट साइंटिस्ट बना सकती है। रिचर्ड ई ब्राइट की जर्नी इसी बात को क्लियरली दिखाती है। तो ये था चैप्टर हाउ टू मेक अ साइंटिस्ट का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।